नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश इलेक्शन की कवरेज का सबसे भव्य शो सिंहासन 403, बिल्कुल नए तेवर और नए कलेवर में। और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद रैलियों के शोर और रोड शो के जोर पर कोरोना ने भले ही मास्क लगा दिया हो, लेकिन मैदान में सियासत और शहमात की रस्साकशी जारी है और बहुत दिलचस्प होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के रण के लिए 10 फरवरी से वोटिंग होनी है और उस दिन पहले फेज की वोटिंग है। और सिंहासन 403 में हम आपको सूबे की हर सीट का पूरा सियासी गुणागणित समझाएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि कौन सी सीट किस फैक्टर में और क्यों उलझी हुई है। बात जीत और हार के राजनीतिक मुद्दों की भी होगी। कहां किसके बीच कांटे की टक्कर है, कहां सत्ता का कौन सा पत्ता है जो हावी है, जो वोटर्स के मूड को प्रभावित कर सकता है। इस शो में बिना लाग लपेट हर उस राजनीतिक चेहरे से भी आपको रूबरू कराएंगे जो अपने इलाके में बड़ा सियासी रसूख रखता है। साथ साथ ये भी समझाएंगे कि 2022 के रण में किस सीट पर किस पार्टी का पलड़ा भारी है। चलिए शुरू करते हैं सिंहासन 403। उत्तर प्रदेश में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। और आज हम आपको पश्चिमी यूपी के पहले चरण के 2 जिलों का पूरा सूरत हाल बताने वाले हैं। पहले बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां पर विधानसभा की 7 सीटें हैं और आपको बताएंगे कि अलीगढ़ के सिंहासन पर कौन बैठ सकता है, यहां पे कौन से मुद्दे प्रभावी रहने वाले हैं। 10 फरवरी को होने वाले मतदान में वोटर किस समीकरण को देखकर यहां पर वोट करेगा। बात हापुड़ की भी करेंगे, वहां पर विधानसभा की 3 सीटें हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन दोनों ही सीटों पर किसान और गन्ना भुगतान के साथ साथ बेरोजगारी पर भी राजनीति दिखाई दे रही है। आपको दिखाएंगे किस सीट पर कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं और आपको इन दोनों जिलों का पूरा राजनीतिक समीकरण भी हम समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ सिंहासन 403। सबसे पहले बात अलीगढ़ के राजनीतिक समीकरण की। आपको दिखाएंगे कि जिले की 7 सीटों पर किस पार्टी का 2017 में कैसा दबदबा रहा था। 7 की 7 सीटें यहां पर भाजपा ने जीत ली थी। भाजपा का परचम यहां पर लहराया था और विपक्ष का कोई भी उम्मीदवार अलीगढ़ में जीत का खाता खोल नहीं पाया। और अलीगढ़ जिले की अलीगढ़ सीट की बात सबसे पहले करते हैं। आपको दिखाते हैं कि किस पार्टी ने इस बार किस चेहरे पर अपना दांव लगाया है। पिछली बार भाजपा ने इस सीट पर 15,440 वोटों से कब्जा किया था। भाजपा का अलीगढ़ सीट पर जीत का मार्जिन 6.27% था। इस बार भाजपा ने सिटिंग विधायक कोई टिकट नहीं दिया है। इस बार भाजपा ने श्रीमती मुक्ता राजा पर दांव लगाया है। सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में यह सीट सपा के खाते में गई है। सपा ने यहां से जफर आलम को मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने भी महिला उम्मीदवार रजिया खान पर दांव लगाया है और कांग्रेस मोहम्मद सलमान इम्तियाज के चेहरे पर भरोसा कर रही है, उसको टिकट दिया गया है। और अब बात करेंगे अलीगढ़ की खैर सीट की, जहां पर 2017 में भाजपा ने कब्जा किया था। भाजपा ने अनूप प्रधान वाल्मीकि ने यहां पर 30.47% के बड़े मार्जिन से बसपा के राकेश कुमार मौर्य को हरा दिया था। वोट के मामले में अगर बात करें तो भाजपा के अनूप ने 70,721 वोटों से हराया था और इस बार फिर भाजपा ने अनूप प्रधान वाल्मीकि पर ही दांव लगाया है। सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में यह सीट राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में गई है। उसने यहां से भगवती प्रसाद सूर्यवंशी को मैदान में उतारा है। दलित वोट बैंक को साधने के लिए बसपा ने प्रेमपाल सिंह जाटव को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने महिला कार्ड खेला है, मोनिका सूर्यवंशी को मैदान में उतारा है। अलीगढ़ की एक और सीट की बात करते हैं, बरौली सीट की बात करते हैं। ये एक अहम सीट है। बरौली में 2012 में राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर जीतने वाले दलवीर सिंह ने 2017 में भाजपा का दामन थाम लिया और यहां वो जीत भी गए। साल 2017 में भाजपा के दलवीर सिंह 38,763 वोटों से विजयी रहे। दलवीर की जीत का मार्जिन 16.49% रहा। साल 2022 में भाजपा ने दलवीर सिंह का टिकट काट दिया और ठाकुर वोट बैंक को लुभाने के लिए ठाकुर जयवीर सिंह पर दांव लगाया गया। सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने प्रमोद गौड़ को इस सीट से मैदान में उतारा है। बसपा ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए नरेंद्र शर्मा को टिकट दिया है और कांग्रेस ने गौरांग देव चौहान को मैदान में उतारा है। आइए बतरौली सीट की बात करते हैं। यह भाजपा का गढ़ रही है। 1977 से अब तक यहां 7 बार भाजपा का कमल खिल चुका है और एक बार 2012 में समाजवादी पार्टी की साइकिल यहां पर दौड़ी थी।
कल्याण सिंह की परंपरागत सीट है। 2017 में एक बार फिर से यहां पर भाजपा की वापसी हुई। और आपको बताएं कि जब भाजपा के संदीप कुमार सिंह 21.91% के मार्जिन के साथ 50,967 वोटों से यहां से जीते, तो भाजपा ने 2022 में भी सिटिंग विधायक संदीप कुमार सिंह पर ही दांव लगाया। सपा ने यहां से 2012 के विधायक और 2017 में रनरअप रहे वीरेश यादव को मैदान में उतारा है। बसपा ने ओमवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस ने धर्मेंद्र कुमार को। और आपको बताएं कि अलीगढ़ की जमीनी हकीकत को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जानकार प्रदीप शर्मा जी। उनके पास चलते हैं। सर, 2017 की जो अलीगढ़ की स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति थी, भाजपा ने सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की थी, विरोधियों के पक्ष में कुछ भी नहीं गया था। इस बार आप इस जिले की इन सीटों को कैसे देखते हैं और क्या भारतीय जनता पार्टी अपना वही प्रदर्शन दोहरा पाएगी या इस बार कुछ नया समीकरण बनता देख रहे हैं? देखिए, पिछले बार की तरह ही इस बार भी यहाँ धर्म और जाति के आधार पर वोटिंग होनी है। विकास के नाम पर भाजपा ने अलीगढ़ में कार्य बहुत कराए हैं, लेकिन वो विकास कार्य जो है नजरअंदाज किए जाते हैं एक पक्ष के द्वारा। वो धर्म और जाति के आधार से वोट पड़ते हैं। लेकिन पिछली बार के मुकाबले की तुलना में इस बार भाजपा के लिए रास्ता कुछ कठिन है, लेकिन 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा ही टक्कर दे रही है सपा और गठबंधन को जी। और इस बार भाजपा को कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी भाजपा को अच्छी सीटें मिलने की संभावना है। आप कह रहे हैं कि 7 सीटों पर भाजपा को पिछली बार की तुलना में ज्यादा टक्कर मिल रही है, लेकिन नुकसान के इतर भी भाजपा यहां से अच्छी खासी सीटें जीत सकती है। कुछ सीटों पे नुकसान उठा सकती है, लेकिन फिर भी संभावना भाजपा की ही ज्यादा है। और आप ये भी कह रहे हैं कि विकास के काम तो बहुत हुए हैं, लेकिन धर्म और जाति के आधार पर ही वोटिंग होने की संभावना ज्यादा है। जी हाँ। ऐसा क्यों? क्या पिछले 5 सालों में भी ये धारणा नहीं बदली है कि राष्ट्रवाद या विकास के काम जो हैं, या अगर हिंदुत्व की बात करें तो वो नैरेटिव ज्यादा मजबूत हुआ नहीं दिखता? नहीं, हिंदुत्व मजबूत तो हुआ है, लेकिन जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी जो जाटों का जो आंदोलन हुआ था, तो उसको भाजपा ने काफी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी नुकसान होने की संभावना है। ठीक है शर्मा साहब, हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। और अब बात करेंगे अलीगढ़ की छर्रा सीट की। इसका गठन ही 2008 में हुआ था। 2012 में पहली बार हुए चुनाव में सपा के ठाकुर राकेश सिंह यहां से जीते थे, और वहीं 2017 में इस सीट पर 56,134 वोटों के मार्जिन के साथ भाजपा के रविंद्र पाल सिंह ने कब्जा किया। भाजपा ने एक बार फिर सिटिंग विधायक रविंद्र पाल सिंह पर दांव लगाया, और वहीं सपा ने महिला कार्ड खेलते हुए श्रीमती लक्ष्मी धनगर पर अपना दांव लगाया। बसपा ने छर्रा सीट से यादव कार्ड खेला है, यहां से तिलकराज यादव को मैदान में उतारा है, और कांग्रेस ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए अखिलेश शर्मा को मैदान में उतारा है। और अब बात करेंगे अलीगढ़ की एक और बड़ी सीट, कोल सीट की। यहां पर भाजपा का दबदबा रहा है, कायम रहा है। 1977 से लेकर अब तक भाजपा का कमल 5 बार यहां पर खिल चुका है। और 2017 की बात करें तो 22.29% और 50,963 के भारी अंतर से भाजपा के अनिल पाराशर यहां से विधानसभा पहुंचे। वहीं दूसरे नंबर पर सपा के शाज इशाक रहे थे। और बात अगर 2022 की करें तो इस बार एक बार फिर भाजपा ने इस सीट से अनिल पाराशर को मैदान में उतारा है। सपा ने 2017 में रनरअप रहे शाज इशाक उर्फ अज्जू इशाक पर दांव लगाया है, और बसपा ने वैश्य कार्ड खेला है, विवेक बंसल को यहां से मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने भी मुस्लिम चेहरे मोहम्मद बिलाल पर अपना दांव लगाया है। और अब बात करेंगे अलीगढ़ की सबसे हॉट सीट कही जा रही इगलास सीट की। इगलास में 2017 में भाजपा का कमल खिला था, और भाजपा के राजवीर सिंह दिलेर विधायक बनकर लखनऊ पहुंचे। 2019 में संसद पहुंचने पर 2020 में हुए उपचुनाव में भी यहां पर भाजपा की लहर कायम रही। भाजपा के राजकुमार सहयोगी यहां से जीते,
भाजपा ने इस बार भी राजकुमार सहयोगी पर ही भरोसा जताया है। राजकुमार सहयोगी को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रीय लोकदल ने वीरपाल सिंह दिवाकर को मैदान में उतारा है। बसपा ने दलित कार्ड खेला है। सुशील कुमार जाटव को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने प्रीति धनगर को मैदान में उतारकर महिला कार्ड खेला है। और फिर से एक बार प्रदीप जी के पास चलते हैं, जो कि पश्चिमी यूपी के जानकार हैं, और उनसे जानते हैं कि सर इस बार कौन सा मुद्दा, अगर अलीगढ़ के इन 7 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें या पूरे अलीगढ़ की बात करें, तो कौन सा मुद्दा जो आपको लगता है सबसे बड़ा हो सकता है और उसका प्रभाव वोटर्स के मूड पर सबसे ज्यादा हो सकता है? देखिए, वैसे तो भाजपा ने काफी विकास किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर मुद्दा है तो बेरोजगारी का हो सकता है। और उसमें थोड़ा सा ये जो पेपर बार बार लीक हो जाती थे, जिसकी वजह से इनके जो भर्तियां रुक जाती हैं, सिर्फ बेरोजगारी मुद्दा हो सकता है और ये किसान आंदोलन का एक मुद्दा हो सकता है। बाकी कोई ऐसे मुद्दे नहीं है जो चुनाव पर प्रभाव डालेंगे। और ये दोनों मुद्दे किसके फेवर में जा सकते हैं? क्या सत्ता के पक्ष में या सत्ता के विपक्ष में, शर्मा जी? ये देखिए, मैंने फिर वही कहा कि ये मुद्दे आज हैं, लेकिन जिस दिन 10 फरवरी को जब वोटिंग का समय आएगा, ये सब मुद्दे खत्म हो जाएंगे और फिर हम जो है जातिवाद और धर्म के नाम पर वोटिंग करते हैं वही रहेगा और ये कोई मुद्दे ज्यादा प्रभावी नहीं रहेंगे। सर, आपके टीवी सेट का वॉल्यूम जो है वो एक किस्म का हिंड्रेंस है। अगर उसको आप म्यूट करेंगे तो और बेहतर आवाज़ आपको भी आएगी और हमारे दर्शकों तक भी पहुंच पाएगी। शर्मा साहब जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर जातिगत या धार्मिक समीकरणों की बात करें तो वो अलीगढ़ में किस तरह से देखते हैं? जाति समीकरण और धार्मिक आधार पर भाजपा के फेवर में दिखाई दे रहा है इस समय, जो जाति का भी और धर्म के स्तर पे भी। लेकिन ये फिर भी अगर ये जाट वोट में कुछ थोड़ा सा भाजपा के कटने की संभावना है जी। इसके अलावा आपको जाति और धार्मिक समीकरण भाजपा के पक्ष में जो अलीगढ़ की, हाँ, ये अलीगढ़ में जो 7 सीटों में से 5 सीटों पर भाजपा का अच्छा प्रभाव दिख रहा है, लेकिन 2 सीटों पर टक्कर थोड़ा कर्री हो सकती है। हापुड़ जिले में कुल 3 सीटें हैं और 2017 में यहाँ की हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर सीट पर भाजपा का कमल खिला था और धौलाना सीट पर बसपा ने कब्जा किया था। ये है हापुड़ की 3 विधानसभा सीटों का हाल। और हापुड़ जिले में सबसे पहले बात करेंगे हापुड़ सीट की। 2017 में भाजपा ने यहां पर कब्जा किया। 15,006 वोटों के अंतर से भाजपा के विजयपाल सिंह यहां से चुनाव जीते। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के गजराज सिंह रहे थे। दोनों के बीच जीत का मार्जिन 6.74% रहा। 2022 की बात करें तो भाजपा ने सिटिंग विधायक विजयपाल आरती को एक बार फिर से मौका दिया है। सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में यह सीट राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में गई। राष्ट्रीय लोकदल ने यहां से कांग्रेस से आए उम्मीदवार को उतारा है, गजराज सिंह को मैदान में उतारा है। बसपा से मनीष कुमार सिंह मैदान में है। कांग्रेस ने भावना बाल्मीकि को मैदान में उतारा है। और अब बात हापुड़ की दूसरी महत्वपूर्ण सीट गढ़ मुक्तेश्वर की। गढ़ मुक्तेश्वर में साल 2017 में भी कांटे की टक्कर रही थी। 15.92% के मार्जिन से 2017 में भाजपा के कमल सिंह यहां से चुनाव जीते थे। बसपा के प्रशांत चौधरी को 35,294 वोटों के अंतर से उन्होंने हरा दिया था। इस बार गढ़ मुक्तेश्वर से जहां भाजपा ने सिटिंग विधायक कमल सिंह का टिकट काटकर हरेंद्र चौधरी तेवतिया को मैदान में उतारा है, वहीं सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने रविंद्र चौधरी को मैदान में उतारा है। इसके साथ साथ बसपा से मोहम्मद आरिफ और कांग्रेस से आभा चौधरी मैदान में है। और बात करेंगे हापुड़ की सबसे हॉट सीट धौलाना सीट की। यहां से मुस्लिम वोटर्स की तादाद यहां पर काफी ज्यादा है। 2017 में धौलाना सीट पर बसपा का मुस्लिम चेहरा असलम अली जीत चुके हैं और दूसरे नंबर पर भाजपा के रमेश चंद्र तोमर रहे थे। लेकिन 2022 आते आते समीकरण यहां पर बदलते दिखाई दिए। असलम चौधरी ने बसपा छोड़कर सपा का दामन थाम लिया
और पिछली बार सपा के टिकट पर 3 नंबर पर रहने वाले धर्मेश सिंह तोमर को भाजपा ने टिकट दिया है। वहीं सपा ने असलम अली को प्रत्याशी बनाया है। उधर बसपा ने वासिद प्रधान को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए अरविंद शर्मा को मैदान में उतारा है। चलिए अब रुक करते हैं अपने पश्चिमी यूपी के जानकार रवि अरोड़ा जी का। सर, हापुड़ में साल 2017 में 3 सीटों पर स्कोर 2-1 रहा था बीजेपी के फेवर में। इस बार आपको क्या लगता है, भाजपा अपना वो प्रदर्शन दोहरा पाएगी या विरोधी खेमा पहले से बेहतर परफॉर्म करेगा और ज्यादा मजबूत टक्कर दे पाएगा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, ये तो अभी कहना मुश्किल है कि परिस्थितियां किस तरफ रुख ले रही हैं, लेकिन ये तय है कि इस बार चुनाव भाजपा बनाम सपा आरएलडी गठबंधन का है। आपने जो अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की, अभी आपने सबको दिखाया, उसमें एक आप खास बात आपने नोट की होगी कि हापुड़ एक वैध ऐसा जिला है जहां पर दल बदल का सबसे रोचक खेल हुआ है जी। जैसे आप देखें, धुलाना में जो आपने प्रमुख प्रत्याशी बताए हैं, वो धर्मेश तोमर, वो पिछली बार सपा से थे, इस बार वो भाजपा से हैं। असलम चौधरी बसपा से थे, अब वो सपा से हैं। गजराज हापुड़ में वो कांग्रेस से हुआ करते थे, अब आरएलडी में चले गए हैं। उधर गढ़ मुक्तेश्वर में आप देखते हैं मदन चौहान बीएस सपा के बड़े नेता थे, अब वो बसपा में चले गए हैं। वहां के प्रशांत चौधरी जो दूसरे नंबर पर रहे थे बसपा से, अब वो बीजेपी के मीरापुर से कैंडिडेट है। पर मुझे नहीं लगता कि जनता इन सब चीजों को किस नजर से देखती है, लेकिन राजनेता इन चीजों को बहुत ही लाइटली लेते हैं कि एक नेता एक पार्टी में रहकर दूसरी पार्टी को जब गाली देता है, अगली बार कैसे वो उसका प्रत्याशी बन जाता है। ये जो रोचकता है, मुझे लगता है हापुड़ में सबसे ज्यादा दिखाई देगी। अब इसमें पब्लिक किस नजर से इन चीजों को देखती है, ये मुझे लगता है 10 मार्च से पहले तो पता नहीं लग पाएगा। लेकिन जनता कैसे देखती है इसको, इस बारे में हमें जरूर एक अनुमान अपने दर्शकों के सामने रखना चाहिए। आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया रवि अरोड़ा साहब की। एक चुनाव में एक दल में रहते हुए दूसरे दल के बारे में उल्टी सीधी बातें कही जाती हैं, उसकी कमियां बताई जाती हैं, और फिर अगली बार आप जब उसी दल के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं जिसकी आपने बुराई की थी, तो जनमानस में इसका मैसेज क्या जाता है? बिल्कुल ठीक बात है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार भी इस मुद्दे पर शायद पब्लिक मतदान ना करे। और यहाँ मतदान वही मुद्दे हैं जैसे कि ध्रुवीकरण है, मुझे लगता है जैसे धुलाना है, यहाँ ध्रुवीकरण सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि यहाँ 2 प्रमुख मतदाता जो हैं वो ठाकुर बिरादरी के हैं या वो मुस्लिम हैं। इधर गढ़ मुक्तेश्वर मिश्रित जाति हैं, वहां पर जाट भी हैं, गुजर भी हैं और ठाकुर भी हैं। तो सबसे पहले तो धार्मिक ध्रुवीकरण, दूसरे नंबर पर मुझे लगता है जातिगत मैटर काम करेंगे, और तीसरे नंबर पर अगर आप बात करते हैं तो वो निकल कर मुझे आता है विकास शायद तीसरे नंबर पर पहुंच जाए। जबकि ये आप देखें इसको कि 2011 से जिला बनने के बाद आज उसको 12 साल हो गए हैं और एनसीआर का इसे हिस्सा कहा जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ कहीं घूम आए तो आपको लगेगा नहीं कि राष्ट्रीय राजधानी का हिस्सा है। तो 2011 से ही बातचीत चल रही है कि यहाँ पर गढ़ मुक्तेश्वर को एक धार्मिक नगरी बना देंगे, और मिनी हरिद्वार की बात करते थे जब हरिद्वार उत्तराखंड में चला गया, लेकिन आज भी वहां पर आपको कुछ ऐसा नहीं दिखाई देगा। तो ये जो अदल बदल है, दल बदल है, मुझे नहीं लगता पब्लिक इसको सीरियसली लेती नजर आ रही है। तो क्या सीरियसली लेगी और किस इशू पर वोट करेगी सर? जी, किस इशू पर पब्लिक वोट कर सकती है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? मुझे लगता है ध्रुवीकरण तो धुलाना में तो मुख्य तौर पर ध्रुवीकरण मुद्दा रहेगा, और गढ़ मुक्तेश्वर की बात करें तो वहां पर किसान आंदोलन का मुझे लगता है असर पड़ सकता है। आपने धुलाना की बात कही, ध्रुवीकरण की बात कही, बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम बातचीत के लिए।